माफियाज ऑब्सेशन एपिसोड 3। सिया हैरानी से अपनी चाची को देखे जा रही थी। जो लोग वो आ बैठे थे उनकी नजरें भी सिया पर चली गई। सिया की चाची स्माइल करते हुए उसके पास आई और उसके हाथ को पकड़ के प्यार से बोली, सिया मेरी बच्ची आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। चाची बोलते हुए उसे खींच के उनके सामने लेके चली गई। सिया ने जब उन लोगों को देखा तो वो हैरान रह गए। उसके सामने 2 आधे बूढ़े आदमी बैठे थे। उनमें से एक की आंखों में सिया को देख के लालच आ गया। वो चाची से बोला, ये मुझे पसंद है। सिया उस आदमी की बात सुन के और भी ज्यादा हैरान रह गए। उसने अपनी चाची की तरफ गुस्से से देखा और बोली, ये आप कैसी बात कर रही है। चाची ने उसके हाथ को कस के दबा दिया और जबरदस्ती स्माइल करके बोली, सिया बेटी तुम घबराओ मत, ये बहुत बड़े आदमी है और तुम्हें बिल्कुल रानी बना के रखेंगे। उसने सामने बैठे 48 साल के आदमी को देख के कहा, मिस्टर किशोर वो क्या है ना, सिया एकदम से आपकी बात सुन के शर्मा रही है, तो मैं उसे अंदर लेके जाती हूँ। बाकी तो आपने इसे देख ही लिया है, तो अब आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना। वो आदमी जल्दी से बोला, हाँ बिल्कुल मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसकी हाँ सुनते ही चाची सिया को खींचते हुए उसके कमरे में अंदर लेके गई और उसे झटके से धक्का दे दिया। उसके बाद उसने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। चाची के एकदम से धक्का देने से सिया नीचे गिर गई और उसकी कोहनी पर चोट लग गई। चाची उसके पास नीचे झुकी और उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ के गुस्से से चिल्लाई, तेरी ये मजाल कि तू मेरी बात काटे। मैंने और तेरे चाचा ने तेरा रिश्ता फिक्स कर दिया है, कल ही तेरी शादी होगी, समझी। सिया की दर्द से आह निकल गई और साथ ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, चाची ऐसा मत करो, अब तो मुझे नौकरी भी मिल गई है और मैं खूब पैसे कमाऊंगी, प्लीज चाची अब ये सब मत करो। चाची ने उसके बालों को खींचा और उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। सिया की दर्द से आह निकल गई, साथ ही उसके गाल पर कामिनी चाची की 5 उंगलियां उसके गोरे से गाल पर छप गई। पूरा गाल तुरंत सूज के लाल हो गया। चाची बोली, अब अगर तेरे मुंह से कुछ भी निकला ना तो मैं तेरी शादी कल की जगह आज ही करवा दूंगी। सियाना में गर्दन हिलाने लगी। उसे अब बहुत क्या डर लग रहा था। उसने उस आदमी की अजीब सी नजरें झप खुद पर देखी थी। तब सिया बुरी तरह से कांप गई थी। उसकी नजरें बहुत अजीब और गंदी थी, जिसने सिया को कांपने पर मजबूर कर दिया था। चाची बोली, तेरी नौकरी से क्या होगा, वो किशोर है ना, उन्होंने तेरे चाचा के लिए बिजनेस खोलने का बोला है और वो हमें सब कुछ देगा, समझी। तो छोड़ अब उस नौकरी का, बस अब तू कल अपनी शादी के सपने देख और अब तू इस कमरे से कल ही बाहर निकलेगी। इतना बोल के उन्होंने उसके बालों को छोड़ दिया और खड़ी होके कमरे से बाहर जाने लगी। सिया रोते हुए बोली, चाची ऐसा मत करो, मैंने कहा ना मैं पैसे कमा के लाऊंगी। चाची दरवाजे पर पहुंच के बोली, वो पैसे हमें ऐसो आराम नहीं दे सकते हैं, तो अब तू चुपचाप बैठ, कल तेरी शादी है। इतना बोल के वो दरवाजा खोल के बाहर निकल गई, साथ ही दरवाजे को बंद करके बाहर से उसकी कुंडी लगा दी। सिया नीचे बैठी रोते हुए बोली, भगवान क्यों आपने मुझे यहाँ छोड़ा है, मुझे भी मेरे माँ बाबा के पास भेज दो, मुझे ये शादी नहीं करनी है, प्लीज भगवान जी कुछ तो करिए। मैं ऐसी शादी नहीं करना चाहती जहां प्यार ना हो, उम्र का कोई मेल ना हो, वो तो चाचा की उम्र का है। ऐसी आदमी के साथ में कैसे शादी कर सकती हूं, मैं मर जाऊंगी। वो फूट फूट के रोते हुए बस यही कहे जा रही थी। दूसरी तरफ अद्विक एक बंद फैक्ट्री के अंदर आया, जहां कुछ लोग पहले से बैठ के उसके आने का इंतजार कर रहे थे। उसके साथ उसका असिस्टेंट और बॉडीगार्ड थे, पर बॉडीगार्ड बाहर तैनात थे। अद्विक को अंदर आता देख वो आ बैठे 4 लोग खड़े हो गए और अद्विक से स्माइल करके हैंडशेक करने लगे। अद्विक हैंडशेक करने के बाद खाली पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। वो चारों आमने सामने एक लंबी टेबल के दोनों तरफ बैठे थे और कर्ज हेड चेयर पर, और उसके बगल में असिस्टेंट खड़ा हो गया। अद्विक ने उनको इशारा किया तो एक साइड बैठे 2 लोगों में से एक ने अपने बैग से एक छोटी सी सफेद पाउडर की पैकेट निकाल के अद्विक की तरफ बढ़ा दी। असिस्टेंट ने उस पैकेट को लेकर अद्विक को दे दिया। अद्विक उस पैकेट के अंदर रखे सफेद पाउडर को चेक करने लगा। उसने पैकेट खोला
और उसे पाउडर को अपनी नाक के पास रखकर सूंघते हुए कुछ देर बाद डेविल स्माइल करके बोला, एकदम कड़क माल है। अद्विक के कहते ही उन दोनों आदमी के चेहरे पर भी गहरी स्माइल आ गई। दूसरी साइड बैठे थे उनमें से एक ने भी अपने बैग से एक छोटी सी पैकेट निकाल के अद्विक की तरफ बढ़ाई। असिस्टेंट ने उसे अद्विक को दे दिया। अद्विक उस पैकेट को भी खोल के उसके अंदर रखे माल को चेक करके डेविल स्माइल करते हुए बोला, ये भी एकदम कड़क है। उसके हाथ में पहले जो सफेद पाउडर का पैकेट था वो ड्रग्स था और जो दूसरा पैकेट था वो कोकीन था। अद्विक की बात सुनकर उन चारों के चेहरे पर शातिर एक्सप्रेशन के साथ लंबी स्माइल भी आ गई। अद्विक ने असिस्टेंट की तरफ देखा तो असिस्टेंट ने सर हिला के जल्दी से उनकी तरफ एक एक पैसों से भरा बैग बढ़ा दिया। लेकिन उन चारों के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पकी हुई थी। से ही उन लोगों ने देखा अद्विक का ध्यान उनके ऊपर नहीं है। दोनों ने अपनी अपनी गन निकाल के टेबल के नीचे से हाथ में पकड़ ली। जैसे ही असिस्टेंट ने बैग टेबल पर रखा, एक ने टेबल के नीचे से गन ऊपर करके उसे अद्विक की तरफ पॉइंट करके ट्रिगर दबा दिया। धाई की आवाज हुई, लेकिन वो गोली असिस्टेंट या अद्विक को लगती उससे पहले ही अद्विक ने फुर्ती से अपनी गन, जो पहले ही उसने निकाल के टेबल के नीचे से हाथ पकड़ रखी थी, क्योंकि उसने पहले ही उन चारों के इरादे भांप लिए थे। अद्विक का निशाना बिल्कुल सटीक। उस आदमी के माथे के बीचों बीच एक छेद हो गया और गोली सीधा उसके सिर के पीछे से निकल के आर पार होके सिर में छेद हो गया और वो आदमी अपनी चेयर पर पसर गया। लेकिन तभी दूसरी गोली चली और अब असिस्टेंट और अद्विक ने उन तीनों को भी एक एक गोली से मार गिराया। तभी वो हाथ से ही बाहर से अंदर भागते हुए बॉडीगार्ड आ गए और वो का ऐसा नजारा देख के वो हैरान रह गए। पर उनमें से किसी में भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी कि वो चारों पहले से ही अद्विक को मारने का प्लान बना के यहाँ डील करने के बहाने से आए थे और माल असली इसलिए लाए थे क्योंकि उनको पता था अद्विक को फंसाना इतना आसान नहीं होगा। पर यहाँ उल्टा ही हो गया। अद्विक को उनकी चाल का पहले से पता चल गया और अब वो चारों ऊपर जा चुके थे। असिस्टेंट बोला, बॉस अब इनका क्या करे? अद्विक खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोला, इनको ठिकाने लगा दो और इनके पास जो माल से उसे लेके चलो यहाँ से और इस पूरी फैक्ट्री को आग लगा दो। सब अपने आप स्वाहा हो जाएगा। अपनी बात खत्म करके वो सिटी बजाते हुए बाहर निकल गया। अगली सुबह अद्विक की नींद एक झटके से बुरे सपने के कारण खुली। वो लंबी लंबी सांस लेके बेड पर बैठ गया और हांफने लगा। उसका पूरा चेहरा पसीने में भींगा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे, उसके ऊपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, बस उसने एक ट्राउजर पहन रखा था। उसने जल्दी से टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और एक सांस में आधी खत्म कर दी। कुछ देर तक वो वैसे ही बैठा रहा। फिर जब वो थोड़ा नॉर्मल हुआ तो बेड से खड़ा होके बालकनी में चला गया। बाहर सुबह के समय ठंडी ठंडी हवा और पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। उसने बॉक्स से एक सिगरेट निकाली और उसे अपने होठों के बीच दबा के लाइटर से जला के एक लंबा कस भर के उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उसका धुआं छोड़ के बोला, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले पर होगा वो जो अद्विक महाजन चाहता है तो मुझे फालतू मैं परेशान करना बंद कर दो। फिर उसने एक के बाद एक सिगरेट के कस लेता गया और पूरा बॉक्स खत्म कर दिया। वो करीब आधे घंटे तक खड़ा होके सिगरेट पर सिगरेट पीता रहा और उसका धुआं आसमान में छोड़ता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और आंखों में आग जरूर थी। जब उसकी लास्ट सिगरेट भी खत्म हो गई तो उसने उसके बट को नीचे फेंक के उसे पैर के कुचल के कमरे में अंदर चला गया। उसने बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ एक विला के ही एक कमरे में असिस्टेंट रोहन गहरी नींद में सो रहा था। अभी सुबह के 6 बजे थे और रात को वो लोग काफी लेट वापस आए थे। उसका फोन बेड के साइड में लगी टेबल पर चार्जिंग में लगा था। वो अचानक से रिंग करने लगा।
रोहन जो बेड में आराम से सो रहा था, वो हड़बड़ा के उठ गया और चिल्ला के बोला, कौन है? जो मुझे सोने नहीं दे रहा? कितना अच्छा मूवमेंट चल रहा था, सब खराब कर दिया। कहते कहते उसने आंखें खोली तो देखा उसके फोन बज रहा है। उसने जल्दी से बड़बड़ाते हुए फोन को उठा के देखा और उसकी स्क्रीन पर डेविल बॉस देख उसने जल्दी से कॉल उठा के फोन कान पर लगाया तो अद्विक की फ्रस्ट्रेशन भरी गुस्से बाली आवाज आई, इतनी देर से कौन सी गुफा में घुस के बैठे थे जो फोन नहीं उठा पा रहे थे। रोहन जल्दी से बोला, सो सॉरी बॉस, वो अद्विक बोला, रहने दो, मुझे नहीं जानना। अब तुम जल्दी से उठो और मुझे पता करके बताओ कि सिया के घर पर सब ठीक है। क्या मतलब वो ठीक है? रोहन हैरानी से बोला, लेकिन बॉस, अद्विक गुस्से में, मैंने तुमसे जितना करने को कहा है मुझे 5 मिनट में पता करके बताओ, और कॉल कट कर दिया। रोहन झुंझुलाते हुए बोला, डेविल खुद तो सोता नहीं है और मुझे बेचारे बच्चे की भी नींद हराम कर रखी है। उसने रोनी शकल बनाई कि उसे याद आया, बस 4 मिनट बचे हैं। उसने फटाफट से किसी को कॉल लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही कुछ ही सेकंड में पिक हो गया। रोहन ने पूछा, वो सब ठीक है? क्या हो रहा है? सामने से आवाज आई, सर यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज किसी की शादी हो, थोड़ी बहुत सजावट हो रही है। सिया मेम का घर के बाहर और कुछ लोग भी हैं। रोहन बोला, जल्दी पता करके बताओ। मैं 5 मिनट, मैं, वरना बॉस का गुस्सा कितनी बुरी तरह फटेगा वो तुम अच्छी तरह जानते हो। उसने कॉल काट दिया और तुरंत अद्विक को कॉल लगाया। अद्विक जो कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था, फोन बजते ही तुरंत कॉल पिक करके फोन कान पर लगाया। रोहन बोला, बॉस, वो मेम के घर में शायद किसी की शादी हो रही है। वो आसिया के कुछ डेकोरेशन जैसा हो रहा है और कुछ लोग भी आ रहे हैं। अद्विक गुस्से में बोला, मुझे क्लियर बताओ, किसकी शादी? किससे? रोहन बोला, बॉस 10 मिनट में पता चल जाएगा, मैं आता हूं आपके पास। और कॉल फट से काट दिया। लंबी लंबी सांस लेके बोला, भगवान, आज इस डेविल से बचा लेना। पता नहीं आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, कैसे मैं बिना किसी गलती के पीटने वाला हूं। उसने ऊपर देख के भगवान को हाथ लिए और खुद को बचाने की प्रे करने लगा। दूसरी तरफ सिया के घर। सिया अभी भी अपने कमरे में जमीन पर लेटी हुई थी। शायद वो कल रात रोते रोते ही वही सो गई थी और किसी ने आके ना तो उसे कुछ खाने को दिया और ना पीने को, और बाहर से दरवाजे की कुंडी भी लगा रखी थी। वही घर के अंदर लिविंग हॉल में कामिनी, श्याम और सोनी तीनों ही बहुत खुद नजर आ रहे थे। वो थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर पा रहे थे कुछ लोगों से, ताकि जब उसकी शादी हो तो कोई फालतू बात ना करे कि चाचा चाची ने लड़की को बेच दिया। वो भी यहां सालों से रह रहे थे और आगे भी उनको यही रहना था। तो आसपास के लोगों की नजर में अपने आप को बुरा नहीं बना सकती। कामिनी अपने गले में पहने एक सोने से भारी से हार को टच करके बोली, ये कितना सुंदर है। श्याम भी अपने हाथ में पहने सोने के कड़े को देख के बोला, है, मेरा भी। सोनी ने भी एक सोने का हार पहन रखा था। वो भी इतराते हुए बोली, मम्मी, तुमने सोचा तो बहुत अच्छा था। आज देखो, हमारे पास सपने के गहने हैं, अभी तो और भी आने बाकी है। वो तीनों अपनी चीजों को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। कामिनी बोली, इतने सालों तक उस मनहूस को अपने सिर पर बिठा के खिलाया था, तो उसे ऐसे ही व्यर्थ में थोड़ी जाने देती। खैर, अब चलो, तुम दोनों यहाँ का सब देखो। मिस्टर किशोर कुछ देर में आते होंगे, मैं तब तक जाके उस मनहूस को दिख लेती हूँ। कल से कमरे में ही बंद करके रखा है। इतना बोला कि वो सब अपने अपने कामों में लग गए और कामिनी वो आस से मटकती हुई सिया के कमरे की तरफ चली गई। एक आदमी जो कुछ फूलों की लड़ियां लगाने का नाटक कर रहा था, जब उसने उनकी सारी बात सुनी तो वो हैरान रह गया। जैसे ही वो तीनों वो आ से के से गए, वो फटाफट से टेबल से नीचे उतरा और बाहर की तरफ भागा। रोहन अद्विक के कमरे के बाहर आके खड़ा हुआ ही था कि उसका फोन रिंग करने लगा। उसने जल्दी से कॉल को पिक करके कान से लगाया और डोर पर नॉक कर दिया। उसने फोन पर हेलो बोला तो सामने से कुछ कहा गया। रोहन ने जैसे ही उसकी बातें सुनी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। तभी कमरे का दरवाजा भी खुल गया। वो अद्विक था। उसने जैसे ही रोहन को देखा, जो लगभग से लड़खड़ा के पीछे गिरने वाला ही था, कि अद्विक जल्दी से उसकी बाजू पकड़ ली। रोहन के हाथ से फोन भी छुटते छुटते बचा। अद्विक जब उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी देखी तो उसे कुछ गड़बड़ होने की आशंका हुई।
उसने उसके हाथ से फोन छीन के अपने कान से लगाया और रोहन को भी बाजू पकड़ के खींच के कमरे के अंदर लेके आ गया। अब तक रोहन भी अपने सेंस में आ गया था। वो ही अद्विक जिसके कान में उस आदमी की बात पहुंची कि उसके दिल की धड़कन स्पीड में धड़कने लगी, साथ ही उसकी आंखों का रंग भी लाल होने लगा। उसकी पकड़ अचानक रोहन की बाजू पर कस गई। रोहन ने जोर से अपनी आंखें भींच ली। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो समझ भी गया था जब उसकी हालत ऐसे हुई तो अद्विक की हालत तो उससे भी ज्यादा खराब होगी और ऊपर से उसे गुस्सा भी आएगा। अद्विक की पकड़ फोन और रोहन के हाथ पर कसती जा रही थी। जैसे ही उस आदमी की बात पूरी हुई, अद्विक ने झटके से और उतनी ही तेजी में फोन को वॉल पर फेंक के मारा। रोहन ने अपनी आंखें मीच ली। फोन के टुकड़े होके फर्श पर बिखर गए। अद्विक ने रोहन की बाजू झटके से छोड़ दी तो रोहन कुछ कदम लड़खड़ा गया, पर उसने जल्दी से खुद को संभाल भी लिया था। अद्विक का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया था। उसके हाथों और सिर की नसें भी उभर के साफ दिखने लगी थी। अद्विक कपा देने वाली तेज आवाज में रोहन से चिल्ला के बोला, रोहन गाड़ी निकालो और हम अभी वो आ जाएंगे और एक लॉयर को बोलो वो आ पहुंचने के लिए, साथ ही कुछ बॉडीगार्ड को। रोहन उसकी तेज आवाज को सुन के कांप गया था। उसने मुश्किल से कांपते हुए ओके बोला और बिना एक सेकंड भी गवाए वो कमरे से बाहर निकल गया। अद्विक भी लंबी गहरी सांस लेके दांत भींच के बोला, बेबी ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम देखोगी कि आखिर में कौन हूं। तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया, पर अब नहीं। अब तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हें कितना तड़पाता हूं, बस देखती जाओ। गुस्से में उसने वास उठा के जमीन पर फेंक दिया। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ रहा था कि वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसने एक जोर की लात कॉफी टेबल पर मारी। वो जाके सीधा सामने की वॉल से टकराई और उसका सारा कांच कमरे में बिखर गया। अद्विक ने अब अपने हाथों की मुट्ठी इतनी तेज कसी के उसके नाखून तक हथेली में घुस रहे थे, पर उसे तो जैसे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। उसने एक पंच वॉल पर मारा जिससे उसके हाथ में चोट लग गई। पूरा हाथ लाल हो गया, पर उसे तो जैसे दर्द का एहसास ही नहीं हुआ था। वो तुरंत पलट के वॉशरूम में चला गया। उसने शावर चालू किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं और वो लंबी लंबी सांस ले रहा था। उसके ऊपर शावर का ठंडा पानी गिर रहा था, पर उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उस ठंडे पानी का भी एहसास उसे नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद अद्विक ने रेडी होके बाहर आया। उसने एक ब्लॉक कलर का 3 पीस सूट पहना, बालों को झेल से सेट किया। एक हाथ में महंगी घड़ी, दूसरे में ब्रासलेट, गले में सोने की चैन में डायमंड का पेंडेंट था। पैरों में ब्लैक चमकते जूते, चेहरे पर दुनिया भर का एटीट्यूड और घमंड। उसकी आंखें गहरी लाल थी, चेहरे की नशे अब भी कसी हुई थी। उसने आंखों पर शेड्स चढ़ाए और विला से बाहर आ गया। गाड़ी के साथ रोहन भी बिल्कुल रेडी खड़ा था। बॉडीगार्ड की एक पूरी टीम लेके रोहन ने अद्विक के लिए कार का पिछला डोर ओपन किया। अद्विक स्टाइल से जाके अपनी सीट पर बैठ गया। उसके बाद सभी लोग कार में बैठ गए और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। रोहन ने जल्दी ही लिए दूसरा फोन अरेंज कर लिया था। वो बार बार फोन से किसी को कुछ मैसेज करके पूछता। अद्विक पीछे सीट से सिर टिका के शांति से बैठा था, पर उसकी शांति किसी तूफान के आने से कम नहीं थी। रोहन आगे पैसेंजर सीट पर बैठा डर से कांप रहा था। वो बार बार अपने माथे पर आ रहे पसीने को पोंछता। एसी में भी उसे ठंडे पसीने आ रहे थे। सिया के घर में उसकी चाची ने सिया को आगे धमकाया। सिया उनके आगे हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी, चाची ऐसा मत करो प्लीज चाची, आपको पैसे चाहिए ना, मैं बहुत काम करूंगी और आपको बहुत सारे पैसे लाके दूंगी, पर ये शादी नहीं प्लीज। चाची, कामिनी ने गुस्से में उसके बालों को पकड़ के उसके चेहरे को ऊपर उठा के उसे जोर का तमाचा उसके गाल पर झड़ दिया। सिया की दर्द से चीख निकल गई। वो फिर भी रोते हुए बोली, चाची आपको मुझे मारना है,
आप जितना जो मर्जी, आप मुझे मार लो, पर ये शादी नहीं, शादी मत होने दो प्लीज कामिनी को। अब सिया पर और भी तेज गुस्सा आने लगा। उसने उसे धमकाते हुए कहा, देख अगर तू नहीं मानी तो मैं तुझे बिना शादी किए भी उसके साथ भेज सकती हूं। सिया उनकी बात को सुन के बिल्कुल सुन्न रह गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कामिनी ने उसके बालों को झटके से छोड़ दिया और उसके ऊपर एक शादी का जोड़ा फेंक दिया। वो एक रेड कलर की साड़ी थी जो ना ज्यादा महंगी थी और ना ज्यादा भारी। चाची बोली, इसे पहन ले, तेरी माँ की निशानी है, आज तुझे दे रही हूं, वरना मुझे इसे आग लगाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बिना नाटक के जल्दी से इसे पहन के बाहर आ, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। अब अगर तुमने मुझसे कोई भी चालाकी की तो मैं तेरा ये घर बेच दूंगी और तेरी उस दोस्त को किसी बदनाम गली में पहुंचा दूंगी, समझी? इतना बोल के उसने उसे घूर के देखा और कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। उनके जाते ही सिया सिसक सिसक के रोने लगी और वो ही जमीन पर सिर रख के लेट गई और तेज तेज रोने लगी। सिया के घर में सिया ने ना चाहते हुए भी उसने साड़ी को पहन ली और तैयार हो गई। सिया की साड़ी लाल रंग की थी जिसके ऊपर गोल्डन रंग के तार की कढ़ाई हो रही थी। वो दिखने में काफी अच्छी लग रही थी, बस वो हेवी और महंगी नहीं थी, पर दिखने में वो बुरी भी नहीं थी। उसने अपने फेस पर कोई ज्यादा मेकअप नहीं किया, बस हल्का सा टच अप करके होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल, गले में पतला सा नेकलेस, उसी के मैचिंग ईयरिंग और मांग टीका था। हाथों में भर के लाल कांच की चूड़ियां, उनके बीच एक एक कड़ा कमर पर, पतला सा कमरबंद, वो सब चाची ने ही उसे दिया था। अपनी वाह वो ही करवाने के लिए इतने से में ही सिया बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। भले वो दुखी थी, पर उसके चेहरे पर दुल्हन बन के अलग ही चमक आ गई थी। कुछ देर बाद चाची वो आए कि आती है और सिया को तैयार देख कुटिलता से मुस्कुराती है और आगे बढ़ के उसके हाथ को पकड़ के बोली, अगर तू बिना नाटक के ही मेरी बातें मान लेती तो तुझे इतना टार्चर नहीं होना पड़ता ना। सिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू टपक के नीचे गिर गिरते जा रहे थे। वो उसे बाहर आंगन में लेके आई जहां एक छोटा सा मंडप सजा हुआ था और वो कुछ आस पड़ोस के लोग भी थे। दूल्हा पहले से मंडप में सेहरा बांधे बैठा था। जैसे ही चाची सिया को लेके वो आई निक्की, जो कब से उसके पास जाना चाहती थी, पर उसे किसी ने उससे मिलने जाने ही नहीं दिया था। वो जल्दी से उसके पास आ गई और जबरदस्ती से स्माइल करके बोली, चाची सिया को मंडप में मैं ले जाती हूँ। चाची ने पहले तो उसे घूर के देखा, फिर उसे दबी हुई वार्निंग भरी टोन में बोली, मेरे साथ ज्यादा चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना मैं क्या करूंगी तुम अच्छी तरह से जानती हो। निक्की ने फीकी सी स्माइल कर दी और सिया को दूसरी साइड से पकड़ के मंडप में ले जाने लगी। निक्की धीरे से उसके कान में बोली, यार ये तेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती है। सिया ने रोते हुए कहा, मैंने बहुत कोशिश की उनको रोकने पर वो नहीं मानी। अब मैं तुमसे भी दूर हो जाऊंगी। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। निक्की भी मासूसी से बोली, तू तो जानती है तेरी चाची कैसी है और मेरे मम्मी पापा भी यही है। मैं क्या करूं कल से? मैं तुझसे मिलना चाहती थी। मैंने तुझे कॉल भी किया था पर किसी ने कॉल उठाया ही नहीं। सिया उदास आवाज में बोली, तू परेशान मत हो, भगवान ही शायद मेरी जिंदगी में खुशियां लिखना भूल गए हैं। अब जो मेरी किस्मत में है मुझे उसे एक्सेप्ट करना ही होगी। ये दुनिया ऐसी ही है जहां हम जैसे लोगों की किस्मत में ऐसे ही बुरे लोग आते हैं और हम जैसी मासूम लड़कियों को अपने पैसे का दबाव बना के लेके चले जाते हैं। पता नहीं अब मेरी किस्मत में क्या होना बाकी है, पर जो भी है मैं तुझे बता रही हूं कि अगर उसने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश भी की ना तो मैं उसका सिर फोड़ दूंगी। निक्की उसे और हिम्मत देते हुए बोली, हाँ तू बिल्कुल उसका सिर फोड़ना, तू चिंता मत कर। जब तू शादी करके उसके साथ जाएगी तब मैं तुझे कुछ चीजें दे दूंगी ताकि जब भी ये कमीना तेरे पास आने की कोशिश करे तू इसकी आंखों में पेपर स्प्रे कर देना या फिर इसको खुजली वाला पाउडर लगा देना। अब तक वो दोनों मंडप तक पहुंच चुकी थी। सिया ने रोते हुए ही उसे कहा, ठीक है मैं भी इस कमीने के पास नहीं रहने वाली, कैसे भी करके मैं भाग जाऊंगी। निक्की ने उसे दूल्हा के बगल में बिठाया और खुद
पीछे थोड़ा सा दूर जाके खड़ी हो गई। सब लोग सिया को ही देख रहे थे। सिया ने कुछ खास मेकअप भी नहीं किया था, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूल्हा तो शहरे के बीच में से बार बार अपनी साइड में बैठी सिया को देखता उसके मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि उसे इतनी खूबसूरत और कम उम्र की बीवी मिल रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सिया को लेके जल्दी से जल्दी उड़ के अपने घर पहुंच जाए और बेड पर उसके साथ वो सब करे जो वो कल से सपने में कर रहा था। जब से वो सिया को सामने से देख के गया था, वो पूरी रात नहीं सोया। वो जब भी अपनी आंखें बंद करता, उसे सिया का चेहरा दिखाई देता। कभी उसकी बॉडी, उसका अट्रैक्टिव फिगर। वो पूरी रात अपने बेड पर आहें और सिसकियां भरते हुए बिताई थी। और बीच रात में ही वो एक बार वॉशरूम में जाके भी खुद को खुद से सेटिस्फाइड भी कर लिया था। ऐसे तो उस आदमी की पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी, पर उसने उनको डाइवोर्स दे दिया था, क्योंकि ये आदमी बड़ा ठरकी और ढीले कैरेक्टर का है। जब उसकी बीबी से वो सेटिस्फाइड नहीं होता था, उसे बोरिंग लगने लगता था, वो बाहर जाके अय्यासी करता और बाद में बीबी की डाइवोर्स दे देता। सब लोग आपस में बातें करते हुए बोल रहे थे कि कामिनी कितनी अच्छी है, जो बिना माँ बाप की बच्ची की इतने अच्छे घर में शादी करवा रही है। लड़की राज करेंगी। राज सब लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ कामिनी की तारीफ में बोल रहे थे, जो कामिनी के कानों में भी पहुंच रहे थे। उसने ये सब इसलिए तो किया था, वरना वो तो उसे कल ही किशोर के साथ भेज देती, पर वो ऐसे भेज के अपने लिए गड्ढा नहीं खोद सकती थी। उसे यहां इस घर में इन लोगों के बीच रहना था। उसके होठों की स्माइल लंबी होती जा रही थी। अपनी इतनी तारीफ सुन के वो सोनी से बोली, सुन रही हो ना कैसे सब तेरी मम्मी की तारीफ कर रहे हैं। सोनी ने सिर हिला दिया और स्माइल करके मंडप की तरफ देखने लगी, जहां पंडित जी ने शादी करवानी शुरू कर दी थी। सब लोगों की नजरें अब मंडप में बैठी सिया पर थीं। उन सबको सिया की खूबसूरती देख के काफी जलन भी हो रही थी, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। उनको लग रहा था कि अब सिया की जिंदगी अमीरों वाली हो जाएगी। तभी वो एक के बाद एक गाड़ियों आके रुकने लगी और सबकी नजरें मंडप से हटके उस तरफ चली गई और सबकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई। सभी गाड़ियां एक जैसी और महंगी थी। उन सब ने ऐसी गाड़ियां सिर्फ रोड पर चलती या टीवी मूवी में देखी थी। सबकी नजरें शादी से हटके अब उन महंगी गाड़ियों पर टिक गई। उन सभी गाड़ियों में से काले कपड़े पहने, हाथों में बड़ी बड़ी गन लेके हट्टे कट्टे शरीर वाले बॉडीगार्ड बाहर निकले और साइड में पोजीशन लेके लाइन से खड़े हो गए। असिस्टेंट रोहन ने बीच वाली गाड़ी का पीछे वाला डोर ओपन किया तो सबसे पहले उसमें से 2 जोड़ी काले चमचमाते जूते निकले। वो आए सबके लोग डर से कांप रहे थे। उन सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भी वीआईपी आया है। इतने सारे बॉडीगार्ड को और उनके हाथों में पकड़ी बड़ी बड़ी राइफल को देख के उनका गला सूख रहा था। जहां कुछ देर पहले सब कामिनी की वाहवाही करने से नहीं थक रहे थे, वो ही अब सब डर और घबराहट में थरथरा रहे थे। सबकी नजरें गाड़ी के बाहर चमकते काले जूते की जोड़ी पर टिकी थी। तभी उन सबकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई जब उन जूतों को पहनने वाला शख्स गाड़ी से बाहर निकला। उसका एटीट्यूड उसके चेहरे से ही साफ झलक रहा था। वो बिना कोई एक्सप्रेशन अपने फेस पर लाए, बिल्कुल सख्त सपाट फेस के साथ, आंखों पर ब्लैक शेड्स चढ़ा के, जेल से सेट बाल होठों पर हल्की सी डेविल स्माइल लिए वो अपने कोट के बटन को लगाते हुए खड़ा हो गया। उसने अपनी नजरें घुमा के देखा तो उसकी नजर मंडप में सहमी बैठी सिया पर पड़ी और उसकी आंखों में गुस्से का लावा भड़कने लगा। पर साथ ही उसकी बिना मेकअप वाली खूबसूरती देखा उसका दिल भी धक धक करने लगा। उसके बगल में रोहन खड़ा हो गया और दूसरी तरफ आके एक लोअर खड़ा हो गया। बॉडीगार्ड अब उस पूरी जगह पर तैनात हो गए। मंडप में बैठी सिया का दिल धक धक करने लगा। उसके पीछे बैठी निक्की ने कब देखा कि सारे लोग कहीं काफी देर से देख रहे हैं, तो उसने भी उन सबकी नजरों का पीछा किया तो उसकी आंखें हैरत में फेल के बड़ी हो गईं और एकदम से उसके मुंह से निकला, मिस्टर महाजन, वो भी यहां इस तरह से। वो लगभग से
अपनी जगह से उछल के खड़ी हुई। उसकी आवाज सुन के उसके पास कुछ दूरी पर बैठी कामिनी, सोनी और श्याम चाचा का ध्यान भी अब रोड पर चला गया, जहां एक साथ इतनी महंगी गाड़ियां देख के उनकी आंखें भी बड़ी हो गईं। वो भी तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए। पर सोनी, उसकी नजरों में से तो लस्ट टपकने लगी। उसकी नजरें तो अद्विक के हैंडसम चेहरे पर और उसकी अट्रैक्टिव बॉडी पर अटक गई। वो उसे अपनी लस्ट भरी नजरों से ऊपर से नीचे तक उसकी बॉडी को स्कैन करने लगी। उसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में अद्विक जैसा हैंडसम और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बाला आदमी नहीं देखा था। उसका दिल धक धक करने लगा और उसकी आंखों में लस्ट और लालच साफ साफ नजर आ रहा था। वो ही मंडप में बैठी सिया, जो अपना सिर नीचे करके बैठी बस आंसू बहा रही थी। तब उसके कानों में वो आए गेस्ट के फुसफुसाने की आवाज पड़ी, जो बोल रहे थे, देखो देखो वो कितना शानदार है, देखने से ही लग रहा है कि उसके पास बहुत पैसा होगा। क्या इसे कामिनी कामिनी के जमाई ने यहां बुलाया है? क्या ये सच में यहां सिया की शादी में आया है? उन लोगों को लग रहा था कि अद्विक वो सिया के दूल्हे कक की तरफ से आया है। वो बोले, लगता है सिया की शादी जिससे हो रही है वो बहुत पैसे वाला है, उसका इतने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, हमें भी इनसे करीबी बढ़ानी चाहिए, हमरे भी तो बेटी है जिनको ऐसे ही पैसे वाले घर में देना है। सब एक दूसरे से बातें करते हुए सिया की किस्मत से जलन महसूस कर रहे थे और अपनी उस आदमी के साथ नजदीकी बढ़ाने के बारे में सोचने लगे। सिया को लग रहा था कि जो गेस्ट आए हैं वो उसके बगल में बैठे आदमी की बात कर रहे हैं। ये सोच के उसकी आंखों से आंसू बहने और भी तेज हो गए। कामिनी, श्याम और सोनी तीनों ही अद्विक की तरफ आगे बढ़ने लगे। इधर अद्विक बिना किसी पर कोई ध्यान दिए मंडप की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे 4 बॉडीगार्ड राइट में, रोहन लेफ्ट में। लॉयर वो मंडप तक पहुंच भी पाता उससे पहले वो तीनों लालची लोग उसके सामने जाके खड़े हो गए। अद्विक की दोनों आईब्रोज ऊपर की ओर तन गई, हाथों की मुट्ठी कस गई, करजबड़े कस गए। उसकी आंखें पूरी की पूरी लाल हो गई थी, पर उसकी आंखों पर ब्लैक शेड्स लगे होने से वो लोग उसकी आंखें नहीं देख पा रहे थे। कामिनी अपनी लालची नजरों का हो छुपाते हुए हड़बड़ा के बोली, जी आप कौन है? अद्विक ने उन तीनों घूरा और फिर उसने अपनी गर्दन राइट में घुमाई तो रोहन ने जल्दी से सख्त टोन में कहा, आप साइड हट जाइए, बॉस का रास्ता छोड़ो, वरना इतना बोल के उसने पीछे की तरफ नजर घुमा के इशारा किया तो वो डर गई और उसका गला एकदम से सूखा हुआ सा महसूस होने लगा। उसके पैर अचानक कमजोर पड़ने लगे। वो अपनी जगह पर जड़ हो गई ना। वो आय के साइज से पीछे हट पा रही थी और ना साइड। तभी रोहन ने गुस्से में उसकी बाजू पकड़ी और साइड में ढकेल दिया, जिससे कामिनी खुद का हो संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। पर वो गिरती उससे पहले ही श्याम ने उसे पकड़ लिया। अद्विक बिना किसी पर ध्यान दिए मंडप की तरफ बढ़ गया। सब वो डर से कांप रहे थे। उन्होंने देखा था कैसे बिना किसी वार्निंग के उन लोगों ने कामिनी को ढकेल दिया था। सब बुरी तरह से कांप रहे थे और सब पसीने में भीग गए। अद्विक के कदम जैसे जैसे मंडप की तरफ बढ़ रहे थे, उसका दिल और सिया का दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। तभी पंडित जी की आवाज आई, वर और बधुजय माला के लिए खड़े हो जाइए। और इतनी में वो आके एक गन शॉट की आवाज गूंजी और सब तरफ अफरा तफरी मच गई। सिया की घबराहट में जोर की चीख निकल गई। वो अपनी जगह पर बैठी बैठी डर से कांप रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से वो आप हुआ क्या। गोली की आवाज सुन के सभी लोग और भी ज्यादा घबराने लगे। रोहन और लॉयर दोनों मंडप के नीचे खड़े थे। हर अद्विक के हाथ में एक गन थी जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था और दूल्हा जो पंडित जी के कहते ही खड़ा हो गया था। गोली सीधी उसके सिर के बीचों बीच लगी थी, जिस कारण वो पीछे की तरफ गिर गया। मतलब साफ था कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल चुकी थी। सिया ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसने अभी तक सिर उठा के भी सामने देखने की जरा भी कोशिश नहीं की थी।
खून के कुछ छींटे सिया के ऊपर भी गिरे थे, लेकिन अब उसकी हिम्मत भी अपनी आंखों खोलने की भी नहीं हो रही थी। वो आहे सभी लोग चीख रहे थे, रो रहे थे। वो आ से भाग जाना चाहते थे, पर अद्विक के साथ आए बॉडीगार्ड ने उन सब पर गन तान रखी थी। कामिनी तो डर के मारे लोगों की भीड़ में घुस के छुपने की कोशिश कर रही थी। सोनी, जिसकी आंखों में कुछ देर पहले तक लस्ट और लालच भरा था, अब वो भी लोगों के बीच घुस के डर से कांप रही थी। दूल्हा के साथ आए कुछ लोगों ने जब उसे मरता हुआ देखा तो वो गुस्से में भड़क उठे और उन लोगों ने भी अपनी गन निकाल ली और अद्विक के ऊपर पॉइंट कर दी। अद्विक के चेहरे पर गजब का एटीट्यूड और घमंड था। ऊपर से उसकी वो डेविल स्माइल, जिसे देख के वो लोग भी अंदर तक कांप रहे थे, पर फिर भी अपने डर को चेहरे पर नहीं आने दे रहे थे। एक आदमी गुस्से में चिल्ला के बोला, तू है कौन और यहां आके हमारे आदमी को क्यों मारा? अद्विक ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा और सिया के बगल में बैठने को हुआ कि वो दूल्हा के पैर थे, जिसे देख अद्विक ने एक जोर की लात मारी तो उसकी बॉडी उड़ती हुई पीछे जाके कुछ दूरी पर गिरी। सारे लोग अपने सामने का ऐसा खतरनाक नजारा देख के उनका रोम रोम कांप रहा था। जो लोग थोड़ी देर पहले अद्विक के साथ मेलजोल बढ़ाने की बात कर रहे थे, अब वो सब एक दूसरे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे। सिया ने अब भी अपने सिर को उठा के नहीं देखा निक्की, जो अद्विक को वो देख पहले ही सदमे में जा चुकी थी। अब तो वो डर से कांप रही थी। उसके पेरेंट्स ने उसे अपने पीछे छुपा रखा था। वो अपने मम्मी पापा से बार बार सिया के पास जाने बोलती, वो दोनों उसे आंखें दिखा के चुप करा देते। पंडित भी थर थर डर से कांप रहा था, क्योंकि उसके सिर पर भी बॉडीगार्ड ने गन पॉइंट कर रखी थी। अद्विक जैसे ही बैठने को हुआ, दूल्हे के एक आदमी ने, जिसने उस पर गन पॉइंट कर रखी थी, गोली चला दी। गोली अद्विक को जाके लगती, उससे पहले वो नीचे झुका और उसने उस पे गोली चला दी। अद्विक का निशाना ठीक उसके माथे के बीच में लगा, पर उसका निशाना चूक गया। ये देख के वो अब सबकी जान हलक में अटक रही थी। तभी अद्विक ने रोहन को देखा और उसने बॉडीगार्ड को इशारा किया तो वो करीब 7 लोग थे। एक मारा गया, उनके पकड़ लिया और वो से खींच के लेके चले गए। अद्विक अब बिना देरी किए सिया के बगल में स्टाइल में बैठ गया। सिया को एहसास हुआ कि कोई आके उसके बगल में बैठा है, पर उसकी हिम्मत नहीं थी उसे देखने की। उसने कभी खूब खराबा गोली बंदूक नहीं देखे थे, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर रही थी। वो तो पहले ही ये शादी नहीं करना चाहती थी, पर उसकी जबरदस्ती से शादी करवाई जा रही थी। और अब वो गोलियां चलना, खून बहना, चीखने चिल्लाने की आवाजें सुन के उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। उसकी बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ती जा रही थी और उसे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। वो पूरी सुन्न सी हो गई थी। उसे कोई होश नहीं था। उसकी आंखें बंद होने लगी थी। वो अब तक आधी बेहोशी में जा चुकी थी। अद्विक के बैठते ही रोहन ने पंडित को इशारा किया और पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुण ध्वज, मंगलम पुंडरी काक्ष, मंगलाय तनो हरिः। पंडित जी जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे थे, अद्विक की डेविल स्माइल और भी खतरनाक होती जा रही थी। तो वो सिया की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। पंडित बोले, वर और बधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए उनके। इतना कहते ही सिया पूरी तरह से बेहोश होके आगे की तरफ हवन कुंड में गिरने लगी। अद्विक ने झटके में उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा तो सिया की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। सिया को बेहोश होता देख अद्विक का दिल एक पल को रुक सा गया। सिया का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने कल से ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। ऊपर से गोली बारूद, खून, इन सब चीजों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं पाई और वो बेहोश हो गई। अद्विक ने बिना देरी के उसे गोद में उठाया और पंडित जी को कठोरता से ऑर्डर दिया, जल्दी शादी पूरी करो। पंडित जी भी जल्दी जल्दी फेरों के लिए खड़े होने को बोल। पंडित जी ने कहा, वर बधू का गठबंधन करो।
अद्विक ने रोहन को देखा तो उसने जल्दी से वो ई रखे एक दुपट्टे को उठाया और उसे अद्विक के गले में डाल के एक कोना लेके सिया की चुनरी के कोने में बांध दिया। उसके बाद पंडित जी जैसा बोलते अद्विक वैसा ही करता। सिया बेहोश थी और उसका सिर अद्विक के सीने में छुपा था। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी शादी किसके साथ हो रही थी। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने सिंदूर दान मतलब मांग में भरना और मंगल सूत्र पहनाने को कहा। अद्विक सिया को अपनी गोद में लेके बैठा और थाली में से सिंदूर अपनी रिंग निकाल के उसमें भर के सिया की मांग भर दी। उसके बाद उसने रोहन को देखा तो रोहन ने जल्दी से अपनी पॉकेट में से एक बॉक्स निकाल के उसकी तरफ बढ़ा दिया। अद्विक ने उसे खोला तो उसमें से एक सुंदर सा काले मोतियों का गोल्ड चैन में पिरोहे, उसमें एक छोटा सा बीच में डायमंड का पेंडेंट था जिसपे कैपिटल में एक डायमंड से लिखा था। उसे दूर से देखने से कोई कह ही नहीं सकता था कि वो एक मंगलसूत्र होगा। वो सिर्फ एक गोल्ड की चैन लगेगी, पर पास से और ध्यान से देखने से ही पता चल सकता था कि वो एक मंगलसूत्र है। अद्विक ने उसे सिया के गले में पहनाया तो पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पत्नी पत्नी हुए। अद्विक के चेहरे पर घमंड वाली चमक आ गई। अद्विक ने रोहन को एक नजर देखा तो रोहन ने भी जल्दी से अपना सिर हिलाया और मंडप के बाहर एक सोफा लगा दिया। अद्विक ने ले जाके सिया को उस पर लिटा के उसको अपना कोट उतार के उससे ढक दिया। फिर उसने खड़े होके वो आ खड़े सभी लोगों की तरफ देखा तो सभी लोग अंदर तक डर गए। उस समय अद्विक का चेहरा किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसने एटीट्यूड में अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाले और डेविल स्माइल करके सबको देखने लगा। वो आसी जितने भी लोग आए थे सबके पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। उनको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी भी वक्त नीचे गिर सकते हैं। अद्विक अपनी दमदार और रोबली बुलंद आवाज में बोला, तुम सब आज यहां सिया को उसकी शादी में आशीर्वाद देने आए थे ना? सारे लोगों के दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी के गले से एक आवाज तक नहीं निकली थी। जब अद्विक को किसी की आवाज नहीं आई तो उसे गुस्सा आने लगा। उसने फिर से पूछा, पर इस बार उसकी आवाज सख्त और बेहद ठंडी थी। उसकी इतनी ठंडी आवाज को सुनकर सबकी रीढ़ की हड्डी तक मैं शेरन दौड़ गई। तभी उन लोगों ने कांपते हुए कहा, जी हाँ, हम सब आज यहां सिया की शादी में उसे आशीर्वाद देने ही आए थे। उन सब की बात सुन के कर्ज के होंठ ऊपर की तरफ हल्के से मुड़े, जैसे वो उन सब का मजाक उड़ा रहा हो। उसने फिर से अपनी इस कॉल्ड आवाज में पूछा, अच्छा, अगर तुम सब यहां सिया को आशीर्वाद देने आए थे तो फिर तुम वाहवाही किसकी कर रहे थे? सारे लोगों को तो जैसे सांप सूंघ गया था। लेकिन तभी निक्की, जो कब से चुपचाप अपने पेरेंट्स के पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख और सुन रही थी, वो एकदम से चिल्ला के बोली, सर, मैं बताती हूँ आपको, यह सब किसकी इतनी तारीफ है कर रहे थे। इतना बोलते ही कर्ज की नजर उसे पर चली गई और उसने उसे तुरंत पहचान लिया। गर्ल्स ने अपनी गर्दन हिलाई तो निक्की आगे जाने लगी, पर उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ लिया तो निक्की बोली, पापा अभी नहीं, आपने इतनी देर से कहा था। मैं चुप थी, पर अब नहीं। और ये वो ई है, मेरी जॉब जिस कंपनी में लगी है ये उस कंपनी के मालिक हैं, तो ये मुझे कुछ नहीं करेंगे। निक्की की बात सुनकर इस बार उसके मम्मी पापा ने भी उसे नहीं रोका और निक्की सीधा अद्विक के सामने आकर खड़ी हो गई। निक्की, जो अद्विक से पहले ही डरी हुई थी, पर वो फिर भी सिया के लिए हिम्मत करके बोली, सर, वो सिया की चाची है। वो जबरदस्ती सिया की शादी करवा रही थी। सिया इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन वो नहीं मान रही थी और ये सब लोग उनकी ही तारीफ कर रहे थे। बोल रहे थे कि बिना माँ बाप की बच्ची को माँ बन के पाला और अब उसकी शादी इतनी अच्छे और ऊंचे घर में करवा रही है। अद्विक ने निक्की से इशारे में पूछा कि कौन है उसकी चाची। वैसे तो उसे सब कुछ पता था, पर वो ऐसे शो कर रहा था जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। निक्की ने जब चाची का नाम लिया तब वो घबराहट में बिल्कुल जमीन पर बैठ के लोगों के बीच अपने आप को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। सोनी भी इस वक्त अपनी मां से दूर होके छुपी थी। भले वो
अद्विक को नहीं जानते थे, पर थोड़ी देर पहले उन सब ने उसका वो भयानक रूप देखा था ना। उसकी वजह से अब सबको उससे डर लग रहा था, और जिस तरह से उसने बिना सोचे समझे दूल्हा को गोली मार के उसकी जान ली थी, उसके बाद दूसरे आदमी, तब से कामिनी, सोनी, श्याम चाचा सब अपने आप को बस किसी भी तरह से छुपा के बचने की नामुमकिन सी कोशिश करने में लगे थे। निक्की ने अद्विक के इशारे को समझ के जल्दी से एक तरफ अपनी उंगली पॉइंट कर दी। अद्विक ने उसकी उंगली जहां थी उस तरफ देखा तो उसे वो अकिया कामिनी नहीं दिखी। अद्विक बोला, वो आज तो दूसरे लोग हैं। निक्की जल्दी से बोली, नहीं, वो इनके बीच में ही छुपी है। अद्विक ने रोहन को देखा, उसने भी बिना टाइम वेस्ट किए अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा, और कुछ ही मिनट में वो बॉडीगार्ड कामिनी, सोनी और श्याम, जो एक टेबल के नीचे छुप गया था, उन सबको पकड़ के अद्विक के सामने लाके खड़े कर रहे। वो तीनों डर से थर थर कांप रहे हैं, लेकिन उनका जो खोखला एटीट्यूड था आज भी वही था। कामिनी अकड़ते हुए बोली, तुम जो कोई भी हो, एक तो तुमने मेरी बेटी के होने वाले पति की जान ले ली, ऊपर से तुमने उससे बिना उसकी मर्जी के शादी भी कर ली, और अब हम पर तोहमत मत लगाओ। कामिनी को अब भी अकड़ता देख अद्विक में अंदर का शैतान जगने लगा, और उसके एक्सप्रेशन कोल्ड और सख्त हो गए। उसने पेंट की जेब में ही दोनों हाथों की मुट्ठी कस के भींच ली थी, जिससे उसके माथे, गर्दन और हाथों की नसें उभरने लगी थी, जिसके कारण उसका हैंडसम फेस काला नजर आने लगा। उसका ऑरा बेहद सर्द और भयानक हो गया। वो से खड़ी सबकी हालत तो और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी। तभी अद्विक ने गुस्से में एक फायर किया। गन शॉट की तेज आवाज से सबकी सांसें जैसे रुक गई, और उसी पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। अद्विक ने गुस्से से कामिनी को देखा, फिर उसने अपने साइड में खड़े लॉयर को देख के कहा, तुम क्या यहां सिर्फ दिखने के लिए आए हो, या फिर मुझे अब तुम्हें तुम्हारा काम याद दिलाना पड़ेगा? वकील डर गया और वो जल्दी से बोला, नो सर, मुझे याद है। उसने जल्दी से एक फाइल को कामिनी के सामने कर दिया। कामिनी ने गुस्से में अद्विक को देखा और वकील से गुस्से में पूछा, ये क्या है और तुम मुझे क्यों दे रहे हो? वकील बोला, आप इसे खोल के देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। कामिनी ने गुस्से में उसके हाथों से वो फाइल लेके खोली, तो जो उसमें था उसे देख उसकी आंखें हैरानी के मारे फैल के बड़ी हो गई। उसने उस फाइल को फेंकने की कोशिश की तो उसे अद्विक की दिल दहला देने वाली ठंडी आवाज आई, सोचना भी मत, वरना। उसकी दिल दहला देने वाली आवाज में वार्निंग सुन के कामिनी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी रीढ़ की हड्डी तक में कंपन पहुंच गया था, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। वो फिर हिम्मत करके बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर तुम्हें इस लड़की को लेके जाना है तो जाओ यहां से, पर मैं तुम्हें और कुछ नहीं दूंगी। अद्विक के चेहरे की डेविल फिर गहरी हो गई। उसने अपनी तीखी नजरें उन तीनों पर डाली और फिर अपने पास खड़े रोहन पर। तुरंत एक बॉडीगार्ड आगे आया और सोनी और उसके पापा श्याम को पकड़ लिया। सोनी घबराकर बोली, माँ प्लीज, वो क्या करने को बोल रहा है, कर दो, पता नहीं वो क्या करे। बॉडीगार्ड उसे खींच के वो हाथ से ले जाने लगा। कोई दूसरे ने श्याम के मुंह पर मुक्का मार दिया। श्याम दर्द से चिल्लाया, आह कामिनी, तुम क्या अब हम दोनों को जान से मरवाना चाहती हो? कामिनी डर गई। वो सिया के लिए कितनी ही बुरी हो सकती थी, पर अपने पति और बेटी के लिए वो बहुत अच्छी थी। वो जल्दी से अद्विक से बोली, प्लीज उनको छोड़ दो, उनको कुछ मत करना, ठीक है, मैं इन पे शाइन करने को तैयार हूं, पर मेरे परिवार को छोड़ दो प्लीज। वह जितने लोग थे सब डर और हैरानी से खड़े अपनी आंखों के सामने का नजारा देख रहे थे। उनको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अनजान ऐसे यहां आके इतना सब कुछ करेगा, पर अभी उनको एक बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कामिनी ने क्या साइन करने को बोला। वो बस देख सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते। वकील ने भी बिना देरी के उसके हाथ में पेन पकड़ा दिया। कामिनी ने कांपते हाथों से उन पेपर पर साइन कर दिए। अगर बात उसकी फैमिली की नहीं होती तो वो कभी ऐसा नहीं करती, पर अब उसने अपने मन ही कुछ सोच लिया था। वो सिया को ऐसे ही खुशी खुशी जीने नहीं देने वाली थी। कामिनी के पेपर साइन करते हैं फाइल वकील ने ले ली। इसी के साथ बॉडीगार्ड ने श्याम और सोनी को भी छोड़ दिया।
अद्विक तिरछी स्माइल करते हुए 2 कदम कामिनी की तरफ बढ़ा के बिल्कुल उसके सामने नजदीक खड़ा होके अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, सासू माँ, आपका जमाई इतना बुरा नहीं है जितना आप सोच रही है। फिर वो कहो। वो थोड़ा रुक के खतरनाक स्माइल करके बोला, वो उससे भी ज्यादा बुरा है। कामिनी उसकी बात सुन के और अपने इतने पास देख के उसका दिल डर से भरा गया। वो उससे अब नजरें तक नहीं मिला पा रही थी। तभी अद्विक एकदम से पीछे हो गया और सिया के पास आके उसे जल्दी से अपनी गोद में उठा लिया और वो आज से अपनी गाड़ी की तरफ जाते हुए बोला, रोहन, सासू माँ को बताना मत भूलना उनका जमाई कैसा है। रोहन समझ गया। उसने कामिनी को देख और अपने बॉडीगार्ड से बोला, इन लोगों का जो भी सामान है जल्दी पैक करके इनको दे दो या फिर इनको साथ लेके जाओ, जिससे ये खुद ले ले ताकि हम घर को अच्छे से लॉक कर सके। कामिनी को अपने पैरों तले जमीन खिसकती हुई सी महसूस होने लगी। वो जल्दी से पीछे मुड़ के बोली, तुम ये तो मत करो, हम कहाँ जाएंगे। वो जाते हुए अद्विक से बोल रही थी, पर अद्विक ने तो उसे फुल इग्नोर मार दिया था। वो गाड़ी के पास पहुंचा तो एक बॉडीगार्ड ने उसके लिए गाड़ी की बैक साइड का दरवाजा खोल दिया। अद्विक सिया को लेके गाड़ी में बैठ गया। कामिनी पर कैसे भी करके घर से बाहर निकलने से रुकना चाहती थी। उसने इतना सब सिया का घर उसके माँ के कुछ गहनों की वजह से ही तो किया था कि सिया उनकी जिंदगी से दूर चली जाएगी तो वो सब उसका और उसके परिवार का होगा। उसने सिया से धोखे से कुछ पेपर पर भी साइन ले लिए थे। इसका पता घर में किसी को भी नहीं था, पर अद्विक ने उसके सारे छुपे राज पता कर लिए और आज वो खुद बेघर होके खड़ी थी। श्याम कामिनी के पास आके बोला, कामिनी, ये लोग हमसे हमारा सामान लेने को क्यों बोल रहे हैं। सोनी भी घबराई हुई। वो आ गई। कामिनी का मन कर रहा था कि वो जाके सिया का गला दबा दे। जब कामिनी ने कोई जवाब नहीं दिया तो श्याम ने फिर पूछा। इस बार कामिनी रोते हुए बोली, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया है। ये घर अब हमारा नहीं रहा, ये उस आदमी का हो गया जो अभी अभी उस मनहूस को लेके गया है। श्याम और सोनी की एक साथ तेज आवाज आई। क्या कामिनी उनको देख के रोने लगी और बोली, हाँ, अब हम सड़क पर आ गए हैं। कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगी। वो खड़े सब लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा कि अब ये घर कामिनी का नहीं रहा और इस चीज से कुछ लोग खौश थे। तो कुछ उदास कामिनी बोली, उसने घर अपने नाम करवा लिया है, अब हम कहाँ जाएंगे। तीनों ही सदमे में खड़े रह गए। अद्विक ड्राइवर से बोला, गाड़ी बंगला पर ले चलो। उसके कहते ही एक बॉडीगार्ड ड्राइवर के बगल में आके रोहन के बिहाफ पर बैठ गया। अद्विक बोला, एक लेडी डॉक्टर को बंगला पर आने को बोलो इसी के साथ। गाड़ी वो से पीछे धूल उड़ाती हुई चली गई। अद्विक की तेज नजरें सिया के खूबसूरत से पीले पड़े चेहरे पर ही घूम रही थी और वो उसके चेहरे को देख के कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद अद्विक सिया को लेके अपनी कार से बाहर निकल के सीधा अपने बंगला में लेके चला गया। वो उसे मास्टर बेडरूम मतलब खुद के कमरे में लेके आया तो कमरे की सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो गई। सेंसर की वजह से उसका कमरा बहुत बड़ा और लग्जरियस था। उसके कमरे में हर एक चीज महंगी और एंटीक थी। सब कुछ बिल्कुल रॉयल था। अद्विक ने सिया को धीरे से बेड पर आके लिटा दिया। उसे अभी तक होश नहीं आया था। बेचारी को गहरा सदमा लगा था। अद्विक ने सिया के चेहरे को देखा जो सच में मुरझा गया था। उस पे चमक तो थी पर वो बाली नहीं जो हमेशा उसके चेहरे पर रहती थी। उसने उसके सिर को सहलाया और उसके चेहरे पर थोड़ा सा झुक के डेविल एक्सप्रेशन के साथ बोला, बेबी डॉल, अब तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगी। मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया था ना, पर तुमने उसे कुछ और ही समझ लिया तो अब क्या करोगी। अब तुम और तुम्हारी हर चीज मेरी है। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है ना, अब तुम तड़पोगी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था और ना कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती पर। आज मुझे तुमने ये सब करने पर मजबूर कर दिया था। अब तुम इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू होता है। मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि फिर तुम कभी मुझसे दूर जाने का ख्याल तक अपने दिमाग में सोचोगी भी नहीं आई। स्वेयर, तुम अब रियल डेविल अद्विक महाजन को देखोगी। वेट एंड वॉच माई लिटिल बेबी। फिर झुक के उसके होठों पर पैक करके वॉशरूम में चला गया। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि सिया की कभी
किसी और के साथ शादी भी हो सकती है। उसने वॉशरूम में आके एक सॉफ्ट छोटा टॉवल लेके उसे गीला किया और कमरे में आ गया। सिया के पास बेड पर आके उसने उस गीले टॉवल से सिया के चेहरे को बहुत ध्यान से साफ करने लगा। उसके चेहरे पर जो हल्का सा मेकअप लगा था वो पूरा अद्विक में पोंछ दिया। वो उठा और वॉशरूम में चला गया। तभी बाहर से डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज आने से वो जल्दी उस टॉवल को बास्केट में डाल के कमरे में आके दरवाजा खुला तो सामने एक नौकर के साथ डॉक्टर खड़ी थी। अद्विक ने उसे अंदर आने को कहा और खुद जाके सोफा पर पैर पर दूसरा पैर चढ़ा के किसी राजा की तरह बैठ गया। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। उसका चेहरा भी काफी सख्त था। ये पहली बार था जब उसके कमरे में उसके और रोहन के अलावा कोई तीसरा आया हो। डॉक्टर को बॉडीगार्ड ने सब कुछ पहले ही समझा दिया था, इसलिए उसने अपनी नजरें उठाने तक की हिम्मत नहीं की थी। वो बेड के पास आई, उसने सिया की नब्ज चेक की, फिर उसकी आंखें, उसके बाद अपने स्टेथोस्कोप से उसे लगा के सिया का चेकअप करने के बाद उसने अपनी किट से एक शॉट्स निकाल के उसमें मेडिसिन भर के उसे सिया के बाजू पर लगा दिया। अद्विक की नजरें डॉक्टर पर ही थी कि वो क्या कर रही है। फिर उसने एक पर्ची पर कुछ मेडिसिन लिखी और अपनी जगह से खड़ी होकर बिना नजरें उठाए कांपते हुए बोली, सर मार्शेमा ने मैडम को चेक कर लिया है। उनको कमजोर है, उनको किसी बात का गहरा सदमा लगा है और कुछ उनके गालों पर सूजन भी है। मैंने अभी के लिए उनको इंजेक्शन लगा दिया है। कुछ आधे घंटे बाद उनको होश आ जाएगा, तब आप उनको कुछ खिला के ये मेडिसिन मंगवा के खिला देना। और मैंने एक ऑनिलमेंट भी लिखा है जिसे आप मैडम के गालों पर लगाएंगे तो उनकी सीजन कम हो जाएगी। इतना बोल के डॉक्टर ने अपने हाथ में पकड़ी प्रिस्क्रिप्शन अद्विक की तरफ बढ़ानी चाहिए तो अद्विक ने सख्त टोन में कहा, इसे नीचे बॉडीगार्ड को दे देना, अब तुम जा सकती हो। डॉक्टर के उसकी सख्त आवाज सुन के ही रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने सुना कि वो जा सकती है। उसने बिना टाइम वेस्ट किया अपनी किट को संभाला और सीधा कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा तुरंत ही बंद हो गया। अद्विक अपनी जगह से उठा और सिया के पास आके उसे इंटेंस नजरों से देखने लगा। शाम का समय। अद्विक सिया को डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ देर तक उसके पास खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसके बाद वो अपने लैपटॉप लेके सोफा पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। बीच बीच में वो बेड की तरफ भी देख लेता था। अब करीब शाम के 6 बज रहे होंगे। कमरे में भी कम रोशनी थी। बेड पर धीरे धीरे हलचल होने लगी। अद्विक का सारा ध्यान इस वक्त अपने लैपटॉप पर काम करने में था और बेड पर सिया की पलकें फड़फड़ाई और उसकी आंखें खुली। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, धुंधला सा दिखा, तो उसने अपनी आंखों में बंद करके मसला, फिर दोबारा खोला तो उसकी नजर सीधी ऊपर लगे झूमर पर गई और वो घबरा गई। तभी उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ तो उसकी हल्की आह निकल गई। उसने अपने सिर को पकड़ लिया और बेड पर उठ के बैठने लगी। उसे बेड भी काफी सॉफ्ट महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और ही जगह पर हो। अद्विक जो सोफा पर काम में डूबा था, सिया की आह सुन के उसने भी अपनी नजरें लैपटॉप से हटा के बेड की तरफ करके देखा तो सिया अपना सिर पकड़ के बैठी थी। उसने मुश्किल से खुद को संभाला और अपनी नजरें उठाई ताकि वो पता कर सके कि वो कहां पर है। जैसे ही सिया ने नजरें उठा के सामने देखा, उसकी नजरें सीधी अद्विक की गहरी नजरों से जा मिली। सिया अपनी जगह पर जम गई। उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ के चेहरा फीका पड़ गया। अद्विक के चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। सिया अपनी पलकों झपकाने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। वो बार बार अपनी पलकों को फड़ा के बस सामने देखे जा रही थी। जब बार बार उसने पलकों को झपका के देखा तो उसे हर बार अद्विक ही नजर आ रहा था। उसकी सांस तो जैसे उसके गले में ही अटक गई। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पटक गया। अद्विक सिया के फेस एक्सप्रेशन को काफी देर से देख रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा होकर सिया की तरफ कदम बढ़ाने लगा। सिया का दिल घबराहट में धक धक करने लगा। उसका सिर उसे घूमता हुआ सा महसूस होने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। उसके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी।
इतने में अद्विक भी उसके पास पहुंच गया। वो बेड के पास खड़ा हो गया और सिया के चेहरे को देखने लगा, जो पीला पड़ गया था। अब ये कमजोरी की वजह से हुआ कि डर की वजह से ये नहीं पता, पर सिया की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे, साथ ही उसका शरीर शिविर भी कर रहा था। अद्विक थोड़ा से उसके ऊपर झुका और उसने अपने हाथ को सिया के चेहरे की तरफ उठाया तो सिया ने डर के मारे अपने कांपते दोनों हाथों को चेहरे पर लिया। अद्विक को सिया की हालत देख के मजा भी आ रहा था और उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि सिया को लगा कि अद्विक उसे थप्पड़ मारने वाला है, पर ऐसा नहीं था। अद्विक तो उसके चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करने के लिए हाथ को बढ़ाया था। अद्विक ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और फिर उसने झटके से सिया के बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया। अद्विक के एकदम से ऐसे बालों को पकड़ने से सिया की दर्द से आह निकल गई। अद्विक गुस्से से लाल होती आंखों से उसे घूर के बोला, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे बच सकती हो? तुम किसी और से शादी करोगी तो मैं तुम्हें करने दूंगा। सिया की आंखों से आंसू गालों पर से लुढ़कते हुए उसकी गोद में गिर रहे थे। सिया डर और आंसू भरी आंखों से अद्विक की लाल आंखों में देख के बुरी तरह से घबरा रही थी। उसे तो अभी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, आखिर वो यहां इस खड़ूस के पास क्या कर रही थी। उसने थोड़ी सी अपने आप को हिम्मत देके उसने उससे पूछने की कोशिश की, सर प्लीज मेरे बालों को छोड़ दीजिए और मुझे प्लीज आप बताइए कि मैं कहाँ हूं और आप यहाँ मेरे साथ क्या कर रहे हैं। अद्विक ने उसकी आंखों में ऐसे देखा जैसे अभी उसकी जान ले लेगा। सिया और भी क्या घबरा गई। अद्विक ने उसके बालों को और भी कस के पकड़ा और उसमें चेहरे को ऊपर उठा के खुद उसके चेहरे पर थोड़ा सा झुकते हुए उसकी आंसू और डर भरी आंखों में देख के बोला, तुम्हें मैंने सवाल करने का कोई हक नहीं दिया है। अब से तुम मेरी फुल टाइम असिस्टेंट हो और ये रूम, ये घर मेरा है। सिया की आंखें फेल के बड़ी हो गई। वो ना मैं गर्दन हिलाने लगी तो अद्विक उसके चेहरे पर झुकने लगा और सिया पीछे को होने लगी। वो जितना पीछे होती अद्विक भी उतना उसके फेस पर झुकता और फिर एकदम से सिया का सिर जोर से बेड के हेड से लगता है, ढप, और उसकी आह निकल जाती है। अद्विक को उसके लिए बुरा जरूर लगा था, पर उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। उल्टा वो डेविल स्माइल करके सिया के दर्द से लाल पड़े चेहरे को देख रहा था। उसने उसके बालों को छोड़ दिया और वो उससे दूर होके सीधा खड़ा हो गया। सिया को अपने सिर में दर्द हो रहा था, वो सुबक रही थी और अद्विक बस उसे देख रहा था। कुछ देर तक उसे देखते रहने के बाद अद्विक सख्ती से बोला, अब ये ड्रामा करना बंद करो और जाके पहले अपना मुंह धो के मेरे लिए खाना लेके आओ। सिया उसकी बात सुन के हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई और अद्विक तिरछी स्माइल करके एटीट्यूड में खड़ा सिया के चेहरे को ही देख रहा था। अद्विक सिया को एकटक देख रहा था। सिया ने रुवासू आवाज में कहा, पर सर मैं आपके लिए खाना क्यों लेके आऊंगी और मैं यहाँ, कैसे कहते कहते वो एकदम से रुक गई। उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने जल्दी से खुद को देखा तो उसकी आंखें शौक से फैल गईं। उसने अभी भी वो अपनी माँ की साड़ी पहन रखी थी। वो हड़बड़ाते हुए खुद को देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो वो यहाँ अद्विक के साथ क्या कर रही है। वो जल्दबाजी में बेड से खड़ी हुई और कमरे में इधर उधर देखने लगी। तभी उसकी नजर बेड से साइड में बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल नजर आई। वो उसके सामने जाके खड़ी हो गई तो उसकी आंखों से अब आंसू बहने लगे। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था, पर उसे अभी ये समझ नहीं आया था कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसका हस्बैंड कहाँ है। अद्विक ने अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डाल दिए और वो स्टाइल से छल के आके सिया के पीछे कुछ 2 कदम की दूरी बना के खड़ा हो गया और वो मिरर में से सिया को देखने लगा, जिसकी आंखों से आंसू बिना रुके पानी की तरह बह रहे थे। वो कभी अपनी मांग में लगे सिंदूर को देखती तो कभी गले में पहने मंगलसूत्र को वो रोते हुए खुद से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी शादी नहीं हो सकता, जरूर मुझे ही कोई गलतफहमी हो रही है।
ये सब तो बस मेरा एक वहम है। अद्विक उसे अब गुस्से से घूरने लगा। उसे लगा था कि जब सिया को उसकी शादी के बारे में पता चलेगा तो वो खुश होंगी, पर यहां तो ये पागलों जैसी हरकतें कर रही है। वो गुस्से में आगे आया और पीछे से ही सिया की कमर को कस के पकड़ लिया और एक झटके में उसे पलट के अपने सामने किया और पलक झपकते उसका गला पकड़ लिया। सिया शौक, डर और घबराहट में बस फटी आंखों से अद्विक को देखती रही। अद्विक उसे अपनी तरफ देखता देख उसके गले पर अपनी पकड़ टाइट करने लगा। जैसे ही सिया को अपने गले में दर्द और सांस रुकती हुई ही महसूस हुई, उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें बन गई और उसका चेहरा लाल और आंखों से आंसू बहने लगे। अद्विक उसकी आंखों में आंखें डाल के गुस्से से बोला, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, इसलिए ये सब बोल रही हो ना? तुम्हें तो उस आदमी से शादी करनी थी ना, मुझसे नहीं है ना? सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। अब तो सिया की सांस और भी ज्यादा उखड़ने लगी। अब उसका चेहरा सांस ना ले पाने की वजह से लाल से सफेद होने लगा था। अद्विक ने उसे ड्रेसिंग टेबल से लगा रखा था। सिया अपने पंजों पर खड़ी थी, पर अब उसकी आंखें बंद होने लगी थी। अद्विक बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम देखोगी कि मैं कैसे तुम्हारे लिए गए फैसले पर तुम्हें पछतावा होगा। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पास आ जाओ, पर तुम नहीं आई, और आज जब तुमसे मेरी शादी हो गई है तो बोल रही हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगा अद्विक बेवकूफ है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें पता चलेगा अद्विक महाजन को डबल क्रॉस करने का अंजाम कैसा होता है। कहते कहते उसकी नजर सिया के बेजान पड़ते चेहरे पर गई और उसे तुरंत रियलाइज हुआ कि उसने अपने गुस्से में आके सिया का गले कस के पकड़ लिया है। उसने झटके से उसके गले से अपने हाथ हटा लिया, पर सिया अब आधी से ज्यादा तक बेहोशी की हालत में जा चुकी थी। अद्विक के छोड़ते ही वो बेजान सी नीचे गिरने लगी। उसे गिरता देख अद्विक ने भी बिना देरी के उसकी कमर को पकड़ खुद से चिपका लिया। सिया का सिर उसके सीने पर बेजान सा गिर गया। अद्विक का दिल घबराहट में जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर सिया को खोने का डर साफ दिखने लगा। उसने जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लिया और बेड पर लाके लिटा दिया। वो उसके हाथ रब करते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोला, हे बेबी डॉल, देखो उठ जाओ, मुझे परेशान मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो अब भी सिया को धमकी दे रहा था। अब भाई डेविल अद्विक महाजन का एटीट्यूड भी तो आसमान छूता है। वो सिया के कभी गाल थपथपाता तो कभी उसके हाथों को रब करता, पर सिया कोई हरकत नहीं कर रही थी, जिस वजह से उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने क्यों गुस्से आके उसके साथ वो सब कर दिया। उसके माथे पर परेशानी से बल पड़ने लगा। उसने उसे अच्छे से बेड पर लिटाया और जल्दी से अपने फोन से रोहन को कॉल लगा दिया। दूसरी तरफ रोहन सिया के घर था। वो आप आगे का सारा मेरा शॉर्ट आउट करके बस निकल ही रहा था। उसने कामिनी और उसके हस्बैंड बेटी के साथ घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया और पूरा घर को अच्छे से लॉक करके वो आगे से अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था कि उसकी पेंट की जेब में रखा उसका फोन रिंग करने लगा। उसने जल्दी से अपना फोन देखा तो वो अद्विक का कॉल था। उसने बिना देरी के कॉल पिक करके फोन कान पर लगाया तो उधर से अद्विक की बेचैनी भरी आवाज आई, रोहन जल्दी डॉक्टर को लेके यहां पहुंचो, इट्स अर्जेंट। रोहन को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, पर उसने अद्विक की घबराहट और बेचैनी उसकी आवाज से ही भाप लिया। उसने ओके बोल के कॉल कट किया और फिर डॉक्टर को कॉल लगा दिया। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और तब तक कॉल भी कनेक्ट हो गया था। रोहन बोला, डॉक्टर आप जल्दी महाजन बंगलो पहुंचो, इमरजेंसी है। और कॉल कट करके गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड में वो वहां से निकल गया। कि जारी अब क्या होगा? क्या अद्विक को अपनी गलती का एहसास हो पाएगा? क्या वो सिया को ऐसे ही हर्ट करता रहेगा? क्या सिया अपनी शादी को एक्सेप्ट करेंगी? जानने के लिए बने रहो। दोस्तों, आपकी रिक्वेस्ट से हमने पुरानी आवाज को वापस लाया है और नए अंदाज में वीडियो बना रहे हैं। आपको एपिसोड कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। मिलते हैं
अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखना।